हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 20 की प्रिपरेशन में बिजनेस लॉ के पार्ट 1 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 को कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से कवर करेंगे। आज की वीडियो में हम बिजनेस लॉ के पार्ट 1 को कंप्लीट करेंगे। ये जो बिजनेस लॉ है इसका वेटेज आपके एग्जाम में 8 नंबर का रहेगा और आज की वीडियो में ये हम आपको अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर कराएंगे और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आपके AIB 20 एग्जाम में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 कब लागू हुआ था? यानी कि ये इन्फोर्समेंट डेट पूछ रहा है। इंग्लिश में इनेक्टेड लिखा हुआ है। इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डेट दोनों अलग अलग होती है। इनेक्ट हुआ था 25 अप्रैल 1872 को और उस समय यानी कि गवर्नर थे लॉर्ड नेपियर, उनके साइन हो गए थे, असेंट मिल गई थी। इस एक्ट को लागू किया गया था यानी कि इन्फोर्स किया गया था 1 सितंबर 1872 को। तो ये इनेक्ट हुआ था 1872 में। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मैंने दोनों डेट्स आपको बता दी। एक डेट आपके बेयर एक्ट पर मिल जाएगी देखने को, वो थी आपके 25 अप्रैल 1872। ये डेट जो है वो इनेक्टेड यानी कि पारित होने की दिनांक है। इस दिन गवर्नर के साइन हो गए थे। और एक डेट जो लागू होने की होती है, पारित होने की तिथि होती है, वो अलग होती है, उसको हम कहते हैं इन्फोर्समेंट डेट। वो थी 1 सितंबर 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में कुल कितनी धाराएं थी? हाउ मेनी सेक्शंस वर देयर इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? तो जब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1872 में, उस समय इसमें 266 धाराएं थी। 266 सेक्शंस हुआ करती थी और 11 चैप्टर हुआ करते थे। बहुत बड़ा ये एक्ट था। बाद में इस एक्ट में से कुछ धाराओं को हटा दिया गया और अलग से 2 अधिनियम बने, वो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सन 1930 में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में से कौन सा अधिनियम बनाया गया? विच एक्ट वाज फॉर्म फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इन द ईयर 1930? तो जो 1930 था, उससे 1930 में इस अधिनियम की यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 76 से लेकर के 123 तक की धाराओं को रिपील किया गया यानी कि हटाया गया, पूरी तरह से निरस्त किया गया और उसकी जगह पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट लाया गया यानी कि वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 पारित किया गया। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सन 1932 में भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 से कौन सा अधिनियम बनाया गया? देखो 1930 में वस्तु विक्रय अधिनियम बना, धारा 76 से 123 तक की धाराओं को हटा दिया गया इस अधिनियम से। उसके 2 साल बाद यानी कि 1932 में इसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 239 से 266 तक की धाराओं को हटाया गया, निरस्त किया गया और उसकी जगह पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लाया गया। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू किया गया। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, संविदा विधि का इतिहास किससे जुड़ा हुआ था या किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जो कानून है ये अपने इंडिया में ब्रिटिश लॉ में बना था। ये आया था इंग्लिश कॉमन लॉ से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लिश कॉमन लॉ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इस एक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस एक्ट का एक्ट नंबर जो था वो 9 था। इनेक्टमेंट डेट इसकी 25 अप्रैल 1872 थी। इन्फोर्समेंट डेट इसकी 1 सितंबर 1872 है और इसमें 266 धाराएं, कुल 11 अध्याय हैं। ये अधिनियम इसलिए बनाया गया था ताकि जो अनुबंध है, हमारे व्यावसायिक अनुबंध है और दैनिक जीवन के जो अनुबंध है उन पर इनको लागू कराया जा सके। और इस अधिनियम का मुख्य जो उद्देश्य है वो अनुबंध के माध्यम से जो अधिकार और दायित्व उत्पन्न होते हैं, सर्जित होते हैं पार्टीज़ के, उनको फुलफिल कराना है। तो मेन ऑब्जेक्ट इसका यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आज की वीडियो में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन वाइज मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा और साथ में एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 किस प्रकार के अनुबंधों को नियंत्रित करता है? देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सारे कॉन्ट्रैक्ट आते हैं, चाहे वो ओरल एग्रीमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, सभी तरह के होते हैं, एक्सप्रेस हो, इम्प्लाइड हो, सभी तरह के आ जाएंगे यानी कि मौखिक, लिखित। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी प्रकार के अनुबंधों पर
जो है वो ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है लागू होता है। लिखित अनुबंध हो गए, मौखिक अनुबंध हो गए, व्यक्त यानी स्पष्ट अनुबंध हो गए, निहित अनुबंध हो गए, सभी अनुबंधों को ये लागू होता है ये अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के तहत अनुबंध की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? 1872 के जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है उसकी कॉन्ट्रैक्ट वर्ड की यानी कि अनुबंध संविदा शब्द की परिभाषा क्या है? मैं आपको बता दूं, संविदा शब्द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2H में डिफाइन कर रखा है। वहाँ ये डेफिनेशन दे रखी है कि ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसको हम कानून के द्वारा परिवर्तन कराया जा सके उसका, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो अ लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, ऑप्शन बी, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच एक कानूनी समझौता है जिसे हम कानून के द्वारा लागू कराया जा सकता है। तो ये इसका सही आंसर होगा। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा करार है जो विधित परिवर्तनीय होता है, एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। तो ये भी इसका आंसर सही है। तो आपको बस ये समझना है कि एनफोर्सेबल बाय लॉ अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है तो वो ऑप्शन सही होगा। और जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को अगर आपने पढ़ लिया तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको और कहीं वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं आपके पूरे एक्ट को समराइज करके लेकर के आता हूँ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसी अनुबंध के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं? देखो, अनुबंध के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 10 की अगर शर्तें फुलफिल हो जाती हैं तो हम मान लेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। देखो, पहले मैं आपको पूरे ये जो क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? सबसे पहले प्रस्ताव आता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले प्रपोजल आता है, उसके बाद एक्सेप्टेंस होती है, उसके बाद वो वचन बन जाता है, ठीक है। फिर प्रॉमिस बनने के बाद में अगर उस प्रॉमिस में कंसिडरेशन ऐड हो जाता है यानी कि प्रतिफल ऐड हो जाता है वचन में, तो वचन फिर बन जाता है करार। और उस करार को अगर कानून के द्वारा हम परिवर्तनीय करा सकते हैं तो फिर वो बन जाता है अनुबंध। ये इसके स्टेप होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, कम से कम 2 लोगों की आवश्यकता होती है करार के लिए। अनुबंध के लिए कम से कम 2 लोग होने, 2 पार्टीज होना, 2 पक्षकारों का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर एक व्यक्ति एक प्रस्ताव करता है, दूसरा करता है स्वीकृति, ठीक है। एक प्रस्ताव करेगा तो दूसरा उस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति देगा। और ऐसा जो प्रस्ताव स्वीकृति होती है, ये इनका उद्देश्य वैधानिक संबंध स्थापित करना होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं अपनी कार को आपको बेचना चाहता हूँ 2 लाख रुपए में, और आप 2 लाख रुपए में स्वीकृति भी दे देते हो उस प्रस्ताव पर, तो हमारे बीच में जो है ना, ये हो जाएगा अनुबंध, एक करार हो जाएगा जिसे हम कानून के द्वारा लागू कराया जा सकता है। यानी कि हम कानून के द्वारा कोर्ट के माध्यम से भी उसको इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं वैधानिक संबंध स्थापित करना। और अगर उसी तरह एक अगला एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि कल मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है, आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आप आइएगा हमारे घर पे और हम आपको रात्रि भोज के लिए यानी कि रात्रि डिनर के लिए आपको हम इनवाइट करते हैं, और हम घर पे ताला लगा करके बाहर चले जाते हैं। आप नहीं, मैं वहाँ पर नहीं होता हूँ, आप आते हो, आपका खाना भी नहीं होता है और आप कहीं और होटल में जा करके खर्चा करके खाते हो। तो ये जो होता है ना, ये ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वैधानिक संबंध स्थापित करने के नहीं होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ एक कैजुअल प्रपोजल होता है और उसकी कैजुअल एक्सेप्टेंस होती है। तो इसका हम मानेंगे कि वो नहीं, मतलब लीगल राइट एंड ड्यूटीज क्रिएट होनी चाहिए, ठीक है। तो अनुबंध में प्रस्ताव भी होना चाहिए, स्वीकृति भी होनी चाहिए, उस प्रस्ताव और स्वीकृति का वैधानिक संबंध स्थापित करने का उद्देश्य होना चाहिए। उसके बाद में पक्षकार सक्षम भी होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पक्षकार सक्षम नहीं, पक्षकार तब सक्षम होंगे जब वो वयस्क होंगे यानी कि मेजर होंगे, साउंड माइंड के होंगे यानी कि स्वस्थ मस्तिष्क के होंगे, और तीसरा राजनियम के द्वारा अयोग्य नहीं होंगे, तो वो पक्षकार सक्षम कहलाएंगे। उसके बाद मतैक्यता यानी कि सहमति होनी चाहिए, ठीक है। सहमति का मतलब, मतैक्यता का मतलब जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर दोनों ही पक्षकारों के विचार जो है वो मिलने चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ मेरी कार की, तो मेरी कार मतलब मैं अपनी कार स्विफ्ट डिज़ायर की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे पास अगर 2 कार हैं, एक
हुंडई की कार है i10 और दूसरी कार है अगर मेरे पास में स्विफ्ट, तो मैं बात करता हूँ स्विफ्ट डिज़ायर की, और वो जो आगे वाली पार्टी है वो भी वही बात को समझे जो मैं किस कार की बात कर रहा हूँ, स्विफ्ट डिज़ायर की, तो सामने वाली पार्टी भी, पक्षकार भी, जो स्वीकृति देने वाला वो भी स्विफ्ट डिज़ायर की बात करें, यानी कि दोनों के ही मत एक ही सब्जेक्ट ऑफ मैटर पे होने चाहिए। फिर उसके बाद में आता है पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, यानी कि जो मैं सहमति ले रहा हूँ आगे वाली पार्टी से, ठीक है, जो भी स्वतंत्र सहमति आ रही है वो स्वतंत्र होनी चाहिए। स्वतंत्र कब होगी? जब वो जो सहमति है वो उत्पीड़न, अनुचित दबाव, कपट, मिथ्या वर्णन और गलती से प्रभावित नहीं होती है, तो ऐसी सहमति को यानी कि कंसेंट को हम फ्री कंसेंट कहते हैं, यानी कि स्वतंत्र सहमति कहते हैं। ऐसे अनुबंध में वैधानिक प्रतिफल भी होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब हो गया, मैं वापस आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि अगर मैंने आपको ये प्रपोजल किया है कि मैं अपनी कार आपको 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदोगे? तो अगर आप उसकी स्वीकृति दे देते हो तो आपके लिए फिर कार हो जाएगी प्रतिफल, मेरे लिए 2 लाख रुपए कंसिडरेशन हो जाएगा। ये एक वैध प्रतिफल होता है। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर रहे हैं उसका उद्देश्य भी वैध होना चाहिए, वैध उद्देश्य होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि हम अवैध उद्देश्य के लिए, चोरी करने के लिए हम कोई एग्रीमेंट कर ले, किसी का मर्डर करने के लिए हम एग्रीमेंट कर ले। ऐसे एग्रीमेंट इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जरिए वो जो होते हैं वो शून्य होते हैं, वॉइड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो निश्चित होना चाहिए, जो एग्रीमेंट उसमें निश्चित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो प्रपोजल आपके सामने रख रहा हूँ, मैं अपनी कार आपको 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदोगे? तो मेरा ये सर्टेन होना चाहिए 2 लाख रुपए। ये ऐसा नहीं कह सकता मैं कि 2 या 3 लाख में, फिर तो ये 2 या 3 लाख में कितना भी हो सकता है, 2.5 लाख भी हो सकता है, 2.25 लाख भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। तो सर्टेन मनी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। फिर निष्पादन की संभवता, यानी कि निष्पादन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता, जैसे आसमान से तारे तोड़कर लाने का प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वहाँ निष्पादन की संभवता होती ही नहीं है। कुछ ठहराव ऐसे होते हैं जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित होते हैं, तो वो भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। और कुछ वैधानिक शर्तें जो पूरी करनी होती हैं, जैसे लिखित में होना या साक्षी द्वारा प्रमाणित होना या रजिस्टर्ड होना तो जरूरी है। तो किसी अनुबंध के लिए क्या आवश्यक शर्तें, मैंने आपको धारा 10 की सारी शर्तें बता दी है। थोड़ी आपको वीडियो लंबा लगेगा जरूर, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। प्रस्ताव स्वीकृति का होना बहुत जरूरी है, विधिक क्षमता का होना भी जरूरी है, स्वतंत्र सहमति का भी होना जरूरी है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, करार, एग्रीमेंट और संविदा, कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या अंतर होता है? देखो, एग्रीमेंट को डिफाइन कर रखा है, धारा के संदर्भ में पूछा गया है, तो हम सेक्शन बताएंगे आपको। एग्रीमेंट 2E में डिफाइन है और कॉन्ट्रैक्ट 2H में डिफाइन है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 2H की परिभाषा क्या प्रदान करती है? तो धारा 2H में क्या दे रखा है? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दे रखी, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, धारा 11 के अनुसार किसे अनुबंध करने का अधिकार नहीं है? धारा 11 जो है वो सक्षमता की बात करती है, तो वो व्यक्ति सक्षम है जो वयस्क होते हैं, साउंड माइंड के होते हैं और क्या कहते हैं, राजनियम के द्वारा, किसी भी कानून के द्वारा अयोग्य घोषित किए हुए नहीं होते, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहला, ऐसे व्यक्ति अनुबंध नहीं कर सकते जो माइनर हैं, जो मानसिक रूप से अक्षम हैं और जो कानून द्वारा अयोग्य घोषित किए गए हों। तो ऑप्शन तीनों सही है, A, B, C, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा में प्रतिफल यानी कि कंसिडरेशन को परिभाषित किया गया है? अभी मैं फिर से आपको बता देता हूं कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रतिफल का मतलब क्या होता है। यहाँ हम प्रतिफल की बात कर रहे हैं, प्रतिफल को सेक्शन 2D में डिफाइन कर रखा है, इसी एक्ट की सेक्शन 2D में डिफाइन कर रखा है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। और ये होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको कहा कि मैं अपनी कार आपको 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदोगे? तुम जैसे ही आप स्वीकृति दे देते हो मेरे प्रस्ताव की, तो फिर आपके लिए तो वो कार हो जाएगी प्रतिफल और मेरे लिए 2 लाख रुपए प्रतिफल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, प्रस्ताव की वैधता के बारे में कौन सा कथन सही है? ऐसे क्वेश्चन AIB में अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ एन ऑफर? तो प्रस्ताव केवल तभी वैध होता है, मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा, समय के अभाव में सीधे आंसर बताऊंगा और कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। अगर आपके कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा ये जो PDF है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। प्रस्ताव केवल तभी वैध होते हैं जब
वो प्रस्ताव सामने वाले व्यक्ति, जो सामने वाले जिसके समक्ष प्रस्ताव रखा गया है, यानी कि प्रस्ताव ग्रहीता के जानकारी में आ जाता है। तो प्रस्ताव केवल तभी वैध होता है, ऑप्शन बी, जब उसे संबंधित व्यक्ति को ज्ञात हो जाता है, जिसके सामने मैंने प्रस्ताव रखा उसको जानकारी हो जाती है प्रस्ताव की भाई क्या प्रस्ताव है, तो प्रस्ताव वैध माना जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किससे प्रस्तावक कहा जाता है? जो व्यक्ति ऑफरर यानी कि प्रपोजल करने वाला जो होता है उसे ऑफरर कहते हैं हम, प्रस्तावक यानी कि प्रस्तावकर्ता भी कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रस्ताव रखता है उसे हम प्रस्तावकर्ता कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार स्वीकृति की क्या परिभाषा है? स्वीकृति किसे कहेंगे, एक्सेप्टेंस किसे कहेंगे? देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने प्रस्ताव रखता है और आप उसको सीधी ही स्वीकृति देते हो, आप मान लेते हो। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अपनी कार आपको 2 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, क्या आप खरीदोगे? आपने कहा कि हाँ मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, आप सहमत हो जाते हो, तो ये आपने क्या दे दी, मुझे स्वीकृति दे दी है। तो प्रस्ताव पर दी गई पूरी और स्पष्ट स्वीकृति जो होती है उसे हम स्वीकृति कहते हैं। तो स्वीकृति ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, किसी प्रस्ताव की पूरी और स्पष्ट स्वीकृति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत अवयस्क यानी कि माइनर के साथ किया गया अनुबंध कैसा होता है? तो पहली बात तो आप माइनर के साथ, सेक्शन 11 कह रहा है कि माइनर के साथ आप अनुबंध नहीं कर सकते, किसी भी तरह का कोई भी अनुबंध माइनर के साथ नहीं किया जा सकता। ये बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दे रखी है। इस पर एक लीडिंग केस भी है, मोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। धर्मोदास घोष जो था वो माइनर था और माइनर के साथ किया गया जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो प्रारंभ से ही शून्य होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है, वॉइड एब इनिशियो होता है। इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है मोरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष। प्रिवी काउंसिल ने मामला दिया था, निर्णय दिया था इस मामले में कि एक अवयस्क के साथ में किया गया करार जो होता है वो प्रारंभ से ही शून्य होता है, क्योंकि अवयस्क जो होते हैं, माइनर जो होते हैं, वो अनुबंध करने के लिए सक्षम, कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं एज पर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रारंभ से शून्य, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, पक्षकारों का स्वतंत्र सहमति किस स्थिति में नहीं होती है? देखो मैंने आपको बताया स्वतंत्र सहमति कब होगी, जब वो उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन, कपट और गलती से प्रभावित नहीं होती है। तो देखो कपट, अनुचित प्रभाव, उत्पीड़न सभी विकल्प अगर है तो फिर ऐसा माना जाएगा कि कपट में भी होती है, स्वतंत्र सहमति नहीं होती है, अनुचित प्रभाव में भी नहीं होती है और उत्पीड़न में भी नहीं होती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी आंसर जो है वो सही है। इन मामलों में स्वतंत्र सहमति पक्षकारों की नहीं होती है। कपट का मतलब होता है धोखे से लेना। अनुचित प्रभाव का मतलब होता है कि एक व्यक्ति ऐसी पोस्ट पे होता है, सुपीरियर पोस्ट पे होता है और दूसरा व्यक्ति लोअर पोस्ट पे होता है, तो वो सुपीरियर पोस्ट का फ़ायदा लेकर के लोअर पोस्ट से अपना मतलब जैसे कोई बॉस हो गया जो एम्प्लॉय से ले लेता है अनुचित दबाव बना करके स्वीकृति, और ये जो होता है वो अनुचित दबाव, ऐसा मतलब मानसिक दबाव बनाया जाता है उन पर। एक होता है उत्पीड़न, उत्पीड़न में धमकाया जाता है, डराया जाता है, ठीक है, डर पैदा किया जाता है, युक्त भय पैदा किया जाता है, तो उससे हम उत्पीड़न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस अनुबंध को समाश्रित अनुबंध यानी कि कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे? तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, इसे डिफाइन किया गया है सेक्शन 31 में। समाश्रित अनुबंध को सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया है, जिसका मतलब होता है ऐसे अनुबंध जो किसी भविष्य की अनिश्चित घटना के होने या न होने पर निर्भर करते हों। तो जब एक पक्ष किसी शर्त के तहत अनुबंध का पालन करना पड़ता है, इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी ऑप्शन बी, जब अनुबंध की वैधता निश्चित होती है, ये भी नहीं है। जब अनुबंध केवल एक व्यक्ति द्वारा स्वीकार किया जाता है, ये भी नहीं है। जब एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्रभावित होता है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जब एक पक्षकार को किसी शर्त के तहत अनुबंध को पालन करना पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैं आपको तब ही सामान डिलीवर कर पाऊंगा जब चाइना से आने वाली शिप सुरक्षित भारत पर आ जाएगी, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हमारे और आपके बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट समाश्रित अनुबंध कहलाएगा। ये सेक्शन 31 में डिफाइन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, ठीक है। आपको बेरेक्ट अब खरीद लेने चाहिए। अब आपके पास में बेरेक्ट ऑनलाइन मिल भी जाते हैं, शॉप पे भी मिल जाएंगे। करीब 2800 या 3000 के आसपास आपको सारे बेरेक्ट मिल जाएंगे। तो आपके पास में विदाउट शॉर्ट नोट के सारे बेरेक्ट होने चाहिए। बेरेक्ट से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आएंगे और सही होंगे, ठीक है।
बेरेक्ट का आपको यूज भी करना है। बेरेक्ट के अलावा आपको कॉन्सेप्ट के आधारित जो सवाल होते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, उन पे भी ध्यान देना है। मैं अक्सर जो है वो सवाल लेके आता हूँ, कॉन्सेप्चुअल सवाल को लेकर के आता हूँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड आधारित सवालों को लेकर के आता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सीधे ही सवाल लेके आ जाऊँ सेक्शन वाइज या फिर आपके बेरेक्ट से देख के बता दोगे, ऐसा नहीं होता है। मैं लेके आता हूँ सीधे कॉन्सेप्ट वाले सवाल, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, सब्जेक्ट पे आपकी कमांड भी बन जाए। क्वेश्चन नंबर 19, प्रति प्रस्ताव यानी कि काउंटर ऑफर, इसे प्रति प्रस्ताव नहीं कहेंगे, फिर ये तो काउंटर ऑफर में स्थानापन्न प्रस्ताव कहेंगे। ये गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ठीक है। स्थानापन्न प्रस्ताव, काउंटर ऑफर का मतलब होता है जब मैंने कोई प्रस्ताव रखा, जैसे मान लो मैंने अभी आपको कहा कि अगर क्या आप मेरी कार को 2 लाख रुपए में खरीदोगे, तो आपने कहा कि नहीं, हम 2 लाख में नहीं 1.5 लाख में खरीदेंगे, तो आपने मुझे नया ऑफर कर दिया। ये प्रस्ताव के बदले में प्रस्ताव हो गया। फिर प्रस्ताव को आपने शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया, तो जब प्रस्ताव को शर्त के साथ स्वीकार किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, तो फिर वो काउंटर ऑफर कहलाता है, यानी कि स्थानापन्न प्रस्ताव कहलाता है। या प्रति प्रस्ताव अलग होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। जब कोई प्रस्ताव नई शर्तों के साथ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, काउंटर ऑफर, स्थानापन्न प्रस्ताव कहेंगे, प्रति प्रस्ताव नहीं कहेंगे। प्रति प्रस्ताव का मतलब होता है सेम टाइम पे दोनों पार्टी एक जैसे प्रस्ताव करते तो उसे हम कहते हैं प्रति प्रस्ताव। आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। किस अनुबंध को शून्य अनुबंध कहा जाता है? देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। शून्य ठहराव, एग्रीमेंट, करार, तो हम समझ पाते हैं कि शून्य करार क्या है। किसी की हत्या करने का करार, व्यापार में अवरोध पैदा करने वाले, रुकावट पैदा करने वाले ठहराव, एग्रीमेंट जो होते हैं वो भी वॉइड होते हैं। शादी में रुकावट पैदा करने वाले भी जो एग्रीमेंट होते हैं वो वॉइड होते हैं, यानी कि शून्य होते हैं। तो ये तो हमको पता है, लेकिन शून्य अनुबंध सर क्या होता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है, ये ध्यान रखना, आप समझना। शून्य अनुबंध का मतलब होता है कि मान लो, एक एग्जाम्पल के जरिए सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो आपने एक बुक लिखवाने के लिए एक लेखक को अपॉइंट किया। आप लेखक के पास गए, आपने कहा कि मेरे लिए आप बुक बनाओ, बुक लिखो एक, ठीक है। बुक लिखने के आपने उसको, लेखक को पैसे भी दिए, ठीक है। हाफ ऑफ द मनी आपको, अमाउंट आपने उसको दे दिया, आधा पैसा आपको दे दिया, आपने दे दिया उसको। और वो बुक लिखते लिखते सडनली उसको आफ्टर उसके डेथ हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है बाद में, तो बुक पूरी नहीं लिख पाता है। तो क्या अब उसका वारिस लिख पाएगा? नहीं, क्योंकि उसके पास में व्यक्तिगत योग्यता थी, तो वो लेखक ही लिख सकता था। तो जब अनुबंध किया था उस समय वो अनुबंध वैध था, लेकिन बाद की सर्कमस्टेंसेस यानी परिस्थितियाँ बदल गई है, तो अब उसे लागू नहीं करवाया जा सकता। तो एक समय के बाद रुक जाता है प्रवर्तन से, इसलिए वो शून्य हो जाता है। तो अनुबंध करते समय वो वैध था, लेकिन बाद की परिस्थितियों की वजह से वो जो है वो परिवर्तन होने से रुक जाता है, यानी कि बाद में उसे इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। तो वह अनुबंध जो कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। इसका आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये आपका पेंटर वाला एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अगर आप पेंटर से, अपना आर्टिस्ट से अपना फोटो बनवाना चाहते हो, स्केच बनाना चाहते हो, और आप उसको पैसे दे देते हो, आधा स्केच बनाने के बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर वो भी क्या है, वो भी इसके शून्य अनुबंध के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। शून्य अनुबंध जो होते हैं ना, शून्य अनुबंध, उनको 2J में डिफाइन कर रखा है। जे सेक्शन 2J में डिफाइन कर रखा है, और जो शून्य करार जो होते हैं उनको 2G में डिफाइन कर रखा है। जे अगर सेक्शन वाइज पूछ ले तो डायरेक्ट देख के आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, यदि कोई व्यक्ति अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करता है तो क्या होगा? अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर अनुबंध जो है वो ब्रीच हो जाता है, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, अनुबंध का उल्लंघन हो जाता है। और फिर अनुबंध के उल्लंघन के लिए लिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए हम सिविल कोर्ट में जाएंगे, और सिविल कोर्ट में हम डैमेजेस क्लेम करेंगे। तो ये सिविल नेचर का सूट होता है, ये बात यहाँ से समझ में आ रही है। तो कौन सी प्रोसीजर सर लागू होगा? प्रोसीजर CPC का लागू होगा, CPC का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, वादी और प्रतिवादी बनेंगे, ठीक है, क्लियर। तो अनुबंध का उल्लंघन माना जाता है जब कोई पक्षकार अपने वादे को, अपने वचन को, अपनी ड्यूटीज को फुलफिल नहीं करता है, और तब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते ही जो अग्रीव्ड पार्टी होती है उसको सेक्शन 73 के तहत हर्जाने यानी कि डैमेजेस को दिलवाया जाता है, कोर्ट से दिलवाया जाता है। ये वहाँ प्रोविजन दे रखा है 73 में, आप वहाँ देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
वह अनुबंध जिसे एक पक्षकार अपनी इच्छा से समाप्त कर सकता है क्या कहलाता है? देखो, जब कोई अनुबंध अनुचित प्रभाव, मिथ्या वर्णन, कपट या उत्पीड़न से प्रभावित होता है, यानी कि स्वतंत्र सहमति नहीं होती, तो तब वहाँ पर मान लो एक एग्जाम्पल कि मैं डरा धमका कर आपसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि आप मुझे अपनी गाड़ी, जो आपकी कीमत है गाड़ी की 10 लाख, वो मुझे 2 लाख में बेच दो, या मैं आपको डराता हूँ, धमकाता हूँ या किसी तरह से आप पे दबाव बनाता हूँ। आपकी सहमति मैंने ले ली, जैसे तैसे अनुबंध हो गया। अब जो अनुबंध हुआ है वो चलेगा, तब तक चलेगा जब तक आप कोर्ट में जा करके उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं करवा देते। आप ये कोर्ट में जाकर के प्रूव नहीं कर सकते कि मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी, मेरे पे दबाव बनाया गया था। तो यानी कि आपके ऑप्शन पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, यानी कि आप चाहो तो उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकते हो कोर्ट से। तो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइडेबल होता है। शून्यकरणीय अनुबंध, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए आपको अच्छी खासी नॉलेज भी हो गई होगी। और ऐसे शून्यकरणीय अनुबंध को सेक्शन 2I में डिफाइन कर रखा है। शून्यकरणीय अनुबंध का मतलब होता है ऐसा अनुबंध होता है जो पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर शून्यकरणीय होता है, वो चाहे तो उसको कोर्ट के जरिए समाप्त भी करवा सकता है। अर्ध अनुबंध, क्वेश्चन नंबर 23, अर्ध अनुबंध की परिभाषा क्या है, यानी कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट? बहुत अच्छा सवाल है। सामान्य अनुबंध जो होते हैं वो दो पक्षकारों के बीच में होते हैं, लेकिन अर्ध अनुबंध का मतलब ऐसा होता है पक्षकारों में न तो प्रस्ताव होता है न स्वीकृति होती है, ये नहीं होता है। तो सर ऐसे कैसे प्रस्ताव बन ही नहीं सकता? आपने कहा कि सेक्शन 10 की शर्तें पूरी होनी चाहिए, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। अर्ध अनुबंध का मतलब होता है न चाहते हुए भी अनुबंध हो जाता है। जैसे आप रास्ते से जा रहे थे, आपको सामान मिल गया, आपने सामान उठा लिया और अपने कब्जे में रख लिया, तो आपने यूज कर लिया, तो आपके और उसके बीच में क्या हो गया? क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये हो गया अर्ध अनुबंध, इसे हम कहते हैं अर्ध अनुबंध। तो ये जो अर्ध अनुबंध है ये न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा लागू करवाया जाता है। भले ही आपकी इच्छा नहीं थी, आपकी सहमति भी नहीं थी, लेकिन कोर्ट जो है वो लागू कराता है। वास्तविक अनुबंध नहीं होता है, और वास्तविक अनुबंध के इसमें आवश्यक तत्व भी नहीं होते हैं। तो ऐसा जो दायित्व होता है वो कोर्ट के द्वारा थोपा जाता है। खोया हुआ सामान पाने वाले की जिम्मेदारी जैसे होती है वो इसी में ही होती है। तो ये सेक्शन 68 से लेकर के 72 में डिस्कस है पूरा चैप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा वह अनुबंध जो न्यायालय द्वारा लागू किया जाता है भले ही दोनों पक्षों के बीच में सहमति न हो। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 30 के अनुसार बाजी के ठहराव क्या होते हैं? देखो, बाजी के ठहराव यानी कि सट्टेबाजी के ठहराव, सीधी सी बात है, सट्टा लगाने वाले ठहराव। कल के मैच में इंडिया जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा, ये जो होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम क्या कहते हैं? अगर इंडिया जीता तो इतने पैसे और ऑस्ट्रेलिया जीता तो इतने पैसे। तो ये जो हार जीत वाले जो होते हैं वो बाजी के सट्टे के ठहराव होते हैं। ऐसे अनुबंध व्यर्थ होते हैं, इनको हम लागू नहीं करा सकते हैं। तो बाजी के जो ठहराव जो होते हैं अनुबंध, वो पूर्णतः किसी ऐसी घटना पर घटित घटना के परिणामों पर जो निर्भर होते हैं, किसी भी घटना के घटित होने के परिणामों पर निर्भर करते हैं। चाहे वो भूतकाल की अनिश्चित घटना होनी चाहिए, चाहे वो भूतकाल में घटित हो, उसकी जानकारी पक्षकारों को नहीं होनी चाहिए, या फिर भविष्य में घटने वाली हो। ठीक है, ऐसी हो सकती है। बाजी के करार को धारा 30 में डिफाइन किया गया है। ठीक है, और हार जीत पर पैसे लगाए जाते हैं, इसमें हार और जीत होती है पक्षकारों की। ऐसे अनुबंधों को कानून द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। एक अनुबंध जिसमें पक्ष को बिना किसी जोखिम के पुरस्कार मिलता है, ये नहीं है इसका आंसर। एक अनुबंध में जिसमें किसी पक्ष द्वारा किसी घटना के परिणाम पर धन लगाया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बाजी के ठहराव के अनुबंध में कानूनी रूप से क्या होता है? यह अनुबंध कानूनी रूप से लागू नहीं होता है, तो कानून द्वारा लागू करवाया ही नहीं जा सकता। बाजी के ठहराव को आप नहीं करा सकते। धारा 30 स्पष्ट कहती है कि बाजी के करार जो होते हैं जितने भी, वो शून्य होंगे, वो वॉइड होते हैं, इसलिए उन्हें कानून के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, संयोगिक अनुबंध क्या है? अभी मैंने आपको बता दिया। कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया, डिस्कस किया गया। ऐसे अनुबंध जो किसी निश्चित शर्त या अनिश्चित घटना पर के घटित होने या न घटित होने पर निर्भर करते हैं।
तो वो घटना घटित हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो मैंने अभी आपको कहा एक एग्जाम्पल के जरिए कि आपके और मेरे बीच में सामान बेचने खरीदने का कोई अनुबंध होता है। तो मैं आपको कहता हूँ कि अगर मेरा सामान चाइना से जो जहाज आ रहा है, जो शिप आ रही है, वो अगर सुरक्षित भारत में आ जाती है तो मैं आपको सामान की डिलीवरी दे दूंगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आपके हमारे बीच में, ये हो जाएगा संयोगिक अनुबंध। वह अनुबंध जो किसी अनिश्चित घटना पर निर्भर होता है संयोगिक अनुबंध कहलाता है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, क्या संयोगिक अनुबंध में भविष्य में होने वाली घटनाओं की शर्त हो सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 27 में संयोगिक अनुबंध में हो सकती है। हाँ, संयोगिक अनुबंध में भविष्य में होने वाली घटनाओं पर ही निर्भर होती है। वो घटनाएं निश्चित भी हो सकती है, अनिश्चित होती है। वैसे घटनाएं तो घटित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो घटनाएं जो हैं वो भविष्य की ही होती हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भविष्य की अनिश्चित घटना होती है, अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट होता है, यह बात आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किस केस में प्रस्ताव और स्वीकृति का नियम तय किया गया था? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। केस था प्रस्ताव और स्वीकृति का केस जो है, उसमें प्रस्ताव के बारे में और स्वीकृति के बारे में पूरी बात जो है वो इसे समझाया गया था कोर्ट के द्वारा। तो केस था लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त का। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रस्ताव के बारे में, स्वीकृति के बारे में। तो ये केस क्या है पूरा डिटेल में हम बाद में समझेंगे, पहले इसके सवालों को समझ लेते हैं कि क्या है। केस के बारे में मैं आपको हल्का हल्का बता देता हूँ कि गौरी दत्त का भतीजा जो है वो खो जाता है, उसको ढूंढने के लिए फिर लालमन शुक्ला जो उसका सर्वेंट होता है गौरी दत्त का, उसकी ड्यूटी बनती है, उसको भेज देता है गौरी दत्त ढूंढने के लिए। फिर वो ढूंढने के लिए जाता है, फिर बाद में गौरी दत्त जो होता है वो इनाम की घोषणा करता है। इनाम यानी कि एक जनरल प्रपोजल रखता है कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा मैं उसे इतनी इतनी राशि दूंगा, यानी कि 1000 या जितनी भी राशि है वो दी जाएगी, ठीक है। और इसकी जानकारी लालमन शुक्ला को नहीं होती है। लालमन शुक्ला उसके भतीजे को लेकर के आता है, फिर बाद में लोगों से उसको पता चलता है कि इनामी रकम रखी गई थी, जो लोग उसको कहते हैं कि इनाम भी रखा गया था, उसको बाद में उसकी जानकारी होती है। फिर लालमन शुक्ला उस इनाम की राशि को क्लेम करने के लिए कोर्ट में जाते हैं, लेकिन कोर्ट जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो कहता है कि आपको तो प्रस्ताव की जानकारी ही नहीं थी। न्यायालय उसे कहता है कि प्रस्ताव की जानकारी ही नहीं थी तो आप स्वीकृति कैसे दे सकते हो, ठीक है। तो ये नियम प्रतिपादित किए गए थे, स्थापित किए गए थे। तो 28 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, मौरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष केस में किस सिद्धांत को स्पष्ट किया? देखो इस केस में सिंपल सा था, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नाबालिगों के साथ में अनुबंध करना जो है वो व्यर्थ होता है, अवैध होता है, हम नहीं कर सकते, व्यर्थ माना जाएगा। प्रारंभ से ही वॉइड एब इनिशियो होता है, आरंभतः शून्य होता है, ठीक है, क्योंकि जो माइनर होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं। ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त 1913 का ये केस था के मामले में क्या निर्णय आया था? किसी प्रस्ताव की स्वीकृति केवल तभी वैध होती है जब वह किसी प्रस्ताव की जानकारी रखता हो कि स्थिति में होता है पक्षकार, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। मैं सीधे ही आपको आंसर बता रहा हूँ। वीडियो लंबा बनेगा तो हो सकता है आपको लगे कि वीडियो लंबा है, लेकिन वीडियो की क्वालिटी जो है, क्लास की जो क्वालिटी है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है उस पढ़ाई की जो क्वालिटी है वो मैं आपके बहुत अच्छे से क्लियर करा रहा हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। तो ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वैसे दूसरे किसी भी यूट्यूब पे मैं या किसी भी व्यक्तिगत किसी भी पर्सन का नाम नहीं लूँगा या किसी का भी कि टाइम वेस्ट करके एक ही क्वेश्चन में घुमा फिरा करके टाइम वेस्ट करना, फिर लोग स्टूडेंट्स का टाइम खा जाना, फिर पता नहीं चलता है कि किस तरह से उसको समझ में आया नहीं आया। मेरा ऐसा नहीं है, सीधा सवाल पकड़ने के बाद उस सवाल को सीधे ही उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दो, फिर उसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको भी अपना खुद का पढ़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, बालफोर वर्सेस बालफोर के मामले में क्या निर्णय था? तो बालफोर वर्सेस बालफोर केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो केस है इसमें ये था कि जो अनुबंध है उसमें वैधानिक संबंध स्थापित करने की जो है वो इंटेंशन होनी चाहिए, आशय होना चाहिए कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिसके भी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उसके साथ में आपका वैधानिक यानी कि लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं माना जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ था, हालांकि बालफोर जो हत्या सरनेम दोनों हस्बैंड वाइफ के हैं,
मिस्टर बालफोर, मिसेज बालफोर, दोनों ही। जो हस्बैंड था उसकी ड्यूटी सिलोन में थी। सिलोन पहले श्रीलंका को कहते थे, कोई बड़ी बात नहीं, उसका नाम सिलोन ही था। श्रीलंका में ड्यूटी करता था। जब ड्यूटी के समय तो वो साथ में रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ। फिर छुट्टियाँ हो जाती है, फिर वो चले जाते हैं यूके में अपने वापस घर पे, ठीक है। इंग्लैंड के होते हैं तो वहाँ वापस चले जाते हैं। वहाँ से फिर वो जब छुट्टियाँ खत्म हो जाती है तो हस्बैंड को जब वापस आना होता है तो उसकी वाइफ बीमार हो जाती है। फिर उसकी वाइफ को वो ये कहता है कि कोई बात नहीं, वाइफ वो वहीं रहना, अपने घर पे रहना ही डिसाइड करती है। और वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको मंथली जो भी होगा पेमेंट भेजता रहूँगा। फिर वो वहाँ से ऐसी बात बोल के अपनी ड्यूटी पे आ जाता है। फिर वो एक टाइम के बाद में उनके डिस्प्यूट हो जाते हैं, वो पैसा भेजना बंद कर देता है। फिर वो जो मिसेस बालपुर होती है वो कोर्ट में जाती है। कोर्ट में जाकर के ये कहती है कि मुझे पैसा दिलाया जाए अपने पति से। तो कोर्ट ये देखता है कि क्या जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, क्या ये बात बोली गई थी उस समय, क्या लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्रिएट करने की इंटेंशन थी। तो इंटेंशन नहीं थी, इसलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना गया। तो वैवाहिक अनुबंधों में कानूनी अनुबंध नहीं, वैवाहिक जितने भी अनुबंध हैं उनको कानूनी अनुबंध नहीं माना गया है। बशर्ते कि उसमें इंटेंशन जो है वो लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज यानी कि वैधानिक दायित्व एवं कर्तव्य बनाने की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक घरेलू समझौता जो जिसमें दोनों पक्षों की शर्तों को मान्यता नहीं दी जाती वो अनुबंध नहीं होता है। तो ये भी अप्रोप्रिएट आंसर है। ऑप्शन ए बी अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ हम मानते हैं कि अप्रोप्रिएट आंसर है, लेकिन सही आंसर इसका ऑप्शन बी है। बी की तरफ जाएंगे। जो एक घरेलू समझौता जो होता है जिसमें दोनों पक्षों की शर्तों को मान्यता नहीं दी जाती है वो अनुबंध नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका अप्रोप्रिएट एंड करेक्ट आंसर है। केस बालफोर बनाम बालफोर का है। पति पत्नी के बीच में घरेलू जो होते हैं सामाजिक करार जो होते हैं, ये करार जो होते हैं इसमें सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि इंटेंशन नहीं होती है लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज क्रिएट करने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन है। राम ने श्याम से अपनी बग्गी बेचने का प्रस्ताव किया। श्याम ने प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन यह शर्त रखी कि वह बग्गी को अगले महीने लेगा। तो ये शर्त और ऐड कर दी। तो या तो प्रस्ताव को शर्त के साथ ऐड नहीं करना था, प्रस्ताव को एज इट इज एक्सेप्ट करना होता है। जो भी प्रस्ताव रखा जाता है उस प्रस्ताव को उसी रूप में स्वीकृत करना होता है। अगर उसमें आप कोई भी शर्त डाल देते हो तो फिर वो प्रस्ताव ही रह जाता है, वो स्वीकृति नहीं बन जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वैध अनुबंध नहीं बनेगा क्योंकि श्याम ने प्रस्ताव को शर्त के साथ स्वीकार किया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, मोहन ने सागर से 10,000 रुपये के बदले अपनी पुरानी कार बेचने का प्रस्ताव किया। सागर ने प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन 9,000 रुपये की कीमत पर। यह है आपके काउंटर ऑफर यानी कि स्थानापन्न प्रस्ताव, ठीक है। और ये वैध अनुबंध नहीं बनेगा क्योंकि कीमत में बदलाव किया गया है जिससे एक नया प्रस्ताव बनता है, काउंटर ऑफर बनता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मोहन ने पंकज से कहा कि वह उसे 15,000 रुपये में अपनी बाइक बेच देगा, लेकिन पंकज ने इसे स्वीकार किया और मोहन को पैसे देने का वादा किया। मोहन को पंकज से पैसे मिलते हैं, लेकिन वह बाइक देने से इनकार कर देता है। क्या मोहन के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है, क्योंकि ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम कोर्ट में, सिविल कोर्ट में केस सूट फाइल कर सकते हैं डैमेजेस के लिए, या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी कोर्ट में दावा लाया जा सकता है, ठीक है। हाँ, क्योंकि ये अनुबंध का उल्लंघन है। ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय अनुबंध अधिनियम के अनुसार बिक्री का अनुबंध क्या होता है? देखो, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, सेल वाला जो टॉपिक था ना, ये जो सेल, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 76 से लेकर के 123 में था, लेकिन वो अब सेक्शन हटा दिए, उसकी जगह पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 बन गया। लेकिन सेल में होता ये था, सेल के कॉन्ट्रैक्ट में ये होता था कि सेल के कॉन्ट्रैक्ट में जो ऑनरशिप जो होती थी गुड्स की, वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी के पास आ जाती थी। यानी कि जब किसी वस्तु का स्वामित्व और नियंत्रण एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार को पूरी तरह से स्थानांतरित हो जाता है तो उसको हम कहते थे सेल, बिक्री कहते थे। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, गारंटी अनुबंध में कौन से 3 पक्षकार होते हैं? गारंटी अनुबंध में एक होता है मूल ऋणी जो ऋण लेता है, दूसरा होता है ऋणदाता जो ऋण देता है, तीसरा होता है प्रतिभू गारंटर जो गारंटी देता है, ठीक है। तो ये 3 पक्षकार होते हैं। ऑप्शन है गारंटर, ऋणदाता और मूल ऋणी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, गारंटी अनुबंध की मापदंड के अनुसार गारंटर की जिम्मेदारी क्या होती है?
तो गारंटर की जिम्मेदारी क्या होती है? गारंटर की जिम्मेदारी होती है कि जब जो मूल ऋणी है, मुख्य देनदार है, वो भुगतान नहीं करता है तो फिर उसको गारंटर को पैसा देना होता है, भुगतान करना होता है, वो बाध्य होता है उसके लिए। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि आपको ये सवाल दिख नहीं रहा होगा, पीडीएफ में मिल जाएगा आपको, पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, क्या गारंटी अनुबंध में कोई लिखित या पंजीकरण की आवश्यकता होती है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, गारंटी अनुबंध मौखिक भी हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गारंटी अनुबंध जो होते हैं मौखिक भी हो सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है सेक्शन 126 में, 126 में स्पष्ट कहा गया है कि गारंटी का अनुबंध मौखिक या लिखित हो सकता है। यह अंग्रेजी कानून से थोड़ा अलग है क्योंकि वहाँ लिखित होना चाहिए, लेकिन अपने यहाँ पे मौखिक और लिखित दोनों ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किस स्थिति में गारंटी अनुबंध समाप्त हो जाता है? कब होगा गारंटी अनुबंध समाप्त? जब जो मूल ऋणी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लेता है और अपने ऋण का भुगतान कर लेता है, अपने दायित्व का निर्वहन कर लेता है। जब मुख्य देनदार अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देता है तो गारंटी समाप्त हो जाती है। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी बी सी डी तीनों गलत हैं। मैं सीधे आपको आंसर बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है और कॉन्सेप्ट भी समझ रहे सवालों का, तो मेरे हिसाब से सवाल के साथ में आंसर ज़्यादा रिलेट करना चाहिए, इसलिए सवाल भी समझ में आएगा, आंसर भी समझ में आएंगे और कॉन्सेप्ट भी समझ में आएंगे। उपनिदान यानी कि बेलमेंट का अनुबंध की परिभाषा क्या है? देखो, बेलमेंट को मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर आप ये कहते हो कि सर मुझे 2 घंटे के लिए कोई बाइक चाहिए आपकी, ठीक है, तो मैं आपको 2 घंटे के लिए मेरी बाइक आपको दे देता हूँ। ये हमारे और आपके बीच में क्या हो गया? ये बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इसी को आप आए दिन बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट करते हो, किसी की बाइक लेके जाते हो, किसी की बुक लेके जाते हो, ठीक है, टेम्परेरी नेचर के लिए। तो ये जो होता है ये बेलमेंट का होता है। तो बेलमेंट में क्या होता है? एक ऐसा अनुबंध होता है जिसमें एक पक्षकार जो होता है दूसरे पक्षकार को अपनी वस्तु अस्थायी रूप से संभालने के लिए देता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि ऑप्शन बी, एक अनुबंध जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अपनी वस्तु अस्थायी रूप से संभालने के लिए देता है, तो वो उपनिदान का यानी कि बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, जिसे सेक्शन 148 में यानी कि 148 में इसके बारे में प्रावधान प्रोविजन दे रखे हैं। इसमें 2 पक्षकार होते हैं, एक निक्षेपकर्ता बेलर और एक होता है निक्षेप ग्रहीता बेली, 2 होते हैं। तो ये अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। ये एग्जाम्पल जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के साथ पढ़ोगे बहुत मजा आएगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये वीडियो पूरा निचोड़ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया और ये पीडीएफ पढ़ ली, आपका सफिशिएंट है एआईबी एग्जाम के लिए, यहाँ तक कि जुडिशरी के एग्जाम के लिए बहुत अच्छा मैटर मिल जाता है। गिरवी अनुबंध की परिभाषा क्या है? गिरवी क्या होती है? गिरवी में क्या होता है, जब हमारे पास में पैसे नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, ये जो डेली रूटीन के हैं, जब हमारे पास में पैसे नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी चल संपत्ति को, जैसे ज्वेलरी हो गई, या आमतौर पर ज्वेलरी ही हम साहूकार के पास में गिरवी रखते हैं और पैसा उठाते हैं। ये जो पैसा उठाते साहूकार के पास में लेते हैं वहाँ से, इसको हम गिरवी कहते हैं। चल संपत्ति किसी के पास में रखी जाती है और उसके बदले में हम धन लेते हैं, तो ये जो है वो गिरवी कहलाता है। जब एक अनुबंध जिसमें एक पक्षकार अपनी वस्तु को उधारी के बदले में सुरक्षा के रूप में दूसरे पक्षकार को देता है और कहता है कि मैं जब पैसे वापस लौटा दूंगा तो मुझे ये वापस दे देना, ये होता है गिरवी। गिरवी को धारा 172 में वहाँ इसके बारे में प्रोविजन दे रखा है। ये एक तरह का ऋण होता है, डेट होता है, और ये एक तरह का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट भी डाला गया है इसमें, इस एक्ट में। ये हो सकता है कि गिरवी का जो अनुबंध है ये विशेष अनुबंध के तहत आता है। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में आपको पढ़ाया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में सेक्शन 124 से लेकर 148 से लेकर के 181 यानी कि 148 से लेकर के 181 तक में गिरवी के प्रावधान के बारे में, गिरवी तथा बेलमेंट के बारे में प्रावधान कर रखा है। तो गिरवी वाला 172 में दे रखा है, धारा 172 में प्रोविजन दे रखा है, ठीक है। तो इसमें यही होता है कि एक अनुबंध जिसमें एक पक्षकार अपनी वस्तु को उधारी के बदले में सुरक्षा के रूप में दूसरे पक्ष को देता है, और फिर वो जब ये कहता है कि जब मैं पैसे लौटा दूंगा तो मुझे वापस मेरा जो चल संपत्ति वो दे देना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, गिरवी अनुबंध में गिरवी वस्तु के प्रकार क्या हो सकते हैं? व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स कैन बी प्लेस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट
ऑफ प्लेज। तो केवल संपत्ति नहीं होगा, केवल चल संपत्ति ही होती है, ठीक है। तो मूवेबल जो गुड्स होते हैं उन्हीं की हम गिरवी प्लेज कर सकते हैं। गिरवी शब्द को पणयम भी कहते हैं, पणयम भी कहते हैं, जो चैप्टर 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, एजेंसी अनुबंध की समाप्ति के कौन से कारण होते हैं? कब कब एजेंसी जो होती है वो एजेंसी एक ऐसा अनुबंध इसमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं बनती, प्रतिफल के बिना ही ये चल जाता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये भी डिस्कस है 182 से लेकर के धारा 238 तक में पूरा अलग से चैप्टर दे रखा है। ये जो एजेंसी का है, तो एजेंसी समाप्त करने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है एजेंट कार्य करने से मना कर ले, प्रिंसिपल का निधन या डेथ हो जाए या दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, या एजेंट जो होता है जो जिसे हम कहते हैं अभिकर्ता, और प्रिंसिपल को कहते हैं हम प्रधान और अभिकर्ता जो होते हैं। तो ऑप्शन सी भी इसका, एजेंट द्वारा आदेशों का पालन न करना भी समाप्ति होती है एजेंसी अनुबंधों की। तो ऑप्शन ए सही है, बी भी सही है और डी भी सही है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। एजेंट अगर कार्य नहीं करना चाहता तब भी समाप्त हो जाएगा एजेंसी। प्रिंसिपल का अगर डेथ हो जाता है या फिर इंसॉल्वेंसी हो जाती है तब भी एजेंसी समाप्त हो जाएगी। एजेंट द्वारा आदेशों का पालन नहीं करना तो तब भी एजेंसी समाप्त हो जाती है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, एजेंसी अनुबंध के तहत प्रिंसिपल और एजेंट के बीच कौन से संबंध होते हैं? तो विश्वास आधारित संबंध होते हैं, हमेशा विश्वास पर आधारित संबंध होते हैं। तो इसको हम एक अलग से टर्म्स है उसमें भी हम कहते हैं फिड्यूशियरी संबंध भी कहते हैं, फिड्यूशियरी संबंध यानी कि रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो ये एक अलग से टर्म है, इसको हम कहते हैं, लेकिन इतना हम डीप में नहीं जाएंगे, हम सीधा ही कह सकते हैं विश्वास पर आधारित संबंध होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। प्रिंसिपल यानी कि प्रधान, एजेंट यानी कि अभिकर्ता के बीच में एक विश्वास और जिम्मेदारी का संबंध होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ए ने बी को डाक द्वारा एक पत्र भेजकर अपनी कार 1 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव, ऐसे जो क्वेश्चन है बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ने बी को डाक द्वारा एक पत्र भेजकर अपनी कार 1 लाख रुपए में बेचने का प्रस्ताव रखा। बी ने स्वीकृति का पत्र 10 तारीख को पोस्ट किया, जो ए को 12 तारीख को मिला, तो ए के विरुद्ध संविदा कब पूर्ण हुई मानी जाएगी? ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। तो जब ए ने प्रस्ताव रखा और बी ने स्वीकृति दी, और स्वीकृति का जो पत्र है वो पोस्ट ऑफिस में या लेटर बॉक्स में जैसे ही डाल देगा 10 तारीख को, वैसे ही प्रस्तावक के विरुद्ध जो है वो कंप्लीट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। ये बात आपको ध्यान में रखना। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 10 तारीख को जब बी ने पत्र पोस्ट किया, तो ये धारा 4 में नियम बता रखा है, प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति पूर्ण हो जाएगी, मान लेंगे जब स्वीकार करता उसे प्रेषण द्वारा, यानी कि प्रेषण यानी कि जो भेज रहा है उसकी शक्ति से बाहर हो जाएगा लेना वानी की। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब स्वीकृति करता है, स्वीकृति दे देता है बाय पोस्ट, उस लेटर बॉक्स में डाल देता है, तो वो वापस लेना उसकी शक्ति से बाहर हो जाता है, तो 10 तारीख को हम मान लेंगे कि स्वीकृति पूर्ण हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावक यानी कि ए के विरुद्ध संविदा पूर्ण मानी जाएगी 10 तारीख को, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ए ने बी को धमकी दी कि यदि बी ने अपना घर ए को नहीं बेचा तो वह बी के बेटे को चोट पहुंचाएगा। बी डरकर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देता है। ये अनुबंध क्या होगा? ये अनुबंध शून्यकरणीय होगा। ये अक्सर गलती करके आते हैं, हम शून्य कर देते हैं, शून्य नहीं होगा, ना ही अवैध होगा, ये शून्यकरणीय होगा। अब ये जो है बी पर निर्भर करता है कि बी कोर्ट में जाकर के उस अनुबंध को रद्द करवाता है या नहीं करवाता है, ये बी के ऑप्शन पर है। तो बी के ऑप्शन पर, बी के विकल्प पर शून्यकरणीय होता है, तो ऑप्शन बी सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सी वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी, बी के विकल्प पर शून्यकरणीय। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47, ए जो जयपुर में एक मिठाई की दुकान का मालिक है, अपनी दुकान बी को बेचता है। ए इस बात पर सहमत होता है कि वह अगले 5 वर्षों तक पूरे भारत में कोई और मिठाई की दुकान नहीं खोलेगा। ये करार कैसा है? ये तो व्यापार में रुकावट डालने वाला है और ये शून्य होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 47 का आंसर हो जाएगा बी।
क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यापार में रुकावट। ऐसा कभी, ये तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जो हो रहा है, व्यापार में अवरोधक हो रहा है ना, तो व्यापार में जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, एग्रीमेंट रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड हो रहा है, तो ये फिर हो जाएगा शून्य, क्योंकि पूरे भारत में प्रतिबंध अनुचित है, अनरीजनेबल है। और सद्भावना, गुडविल जो होती है, जो सद्भावना होती है, गुड फेथ जो होता है, गुड फेथ में भी नहीं आता है ये, एटलीस्ट तो ये तो वहाँ भी नहीं आता, ठीक है। तो अनरीजनेबल है और अवरोधक है व्यापार में, तो इसलिए ये जो है शून्य होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। ए एक व्यापारी है, गलती से बी के घर कुछ सामान छोड़ करके चला जाता है। बी उस सामान को अपना समझकर इस्तेमाल कर देता है, और बी का क्या दायित्व होगा? ये तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा ए और बी के बीच में, अगर सामान यूज कर लिया तो। फिर अब बी का ये दायित्व हो जाएगा कि बी को ए को भुगतान करना पड़ेगा। बी इज बाउंड टू पे ए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ए 1 दिसंबर को होने वाले एक संगीत कार्यक्रम के लिए बी का मैरिज हॉल बुक करता है। 30 नवंबर को सरकारी आदेश द्वारा कोविड-19 के कारण सभी सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। संविदा का क्या होगा? देखो, अब जो कोविड की वजह से हुआ है ना, तो कोविड एक पेंडेमिक होता है, वो उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसा जो अनुबंध है, ठीक है, वो नैराश्यता के सिद्धांत के कारण जो होता है, नैराश्यता के सिद्धांत के कारण ही इसे हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन के कारण जो है वो रुक जाता है, उसको इन्फोर्स नहीं करवाया जाता है। ऐसा पश्चातवर्ती यानी कि सब्सिक्वेंट ऐसी कोई कंडीशन, सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं जो उसका इन्फोर्समेंट कराना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप लागू नहीं करवा सकते कानून के द्वारा। तो ये अपने आप में शून्य हो जाता है, अपने आप ही बाद की परिस्थितियों की वजह से। सेक्शन 56 को जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से इसका नॉलेज हो जाएगा। संविदा असंभवता के कारण शून्य हो जाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। संविदा की क्षतिपूर्ति और प्रत्यापूर्ति संविदा की क्षतिपूर्ति, इंडेमनिटी और प्रत्याभूति, गारंटी के बीच मुख्य अंतर क्या है? इंडेमनिटी में 2 पक्षकार ही होंगे। इंडेमनिटी क्षतिपूर्ति क्या होती है? क्षतिपूर्ति का अनुबंध ऐसा अनुबंध होता है जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को हानि से बचाने का वचन देता है कि अगर आपके, मान लो ये जो इंश्योरेंस हो गया आग वाला, कि आपकी दुकान में आग लगती है तो हम आपको इंश्योर करेंगे, तो ये क्षतिपूर्ति के अनुबंध होंगे, ठीक है। और गारंटी अनुबंध अभी मैंने आपको बता दिया, मूल ऋणी के बियाप पर गारंटर गारंटी देता है कि अगर मूल ऋणी पैसा नहीं देता है तो मैं पैसा दूंगा, तो ये गारंटी वाला अनुबंध होता है। गारंटी के अनुबंध में 3 पक्षकार होते हैं, जबकि क्षतिपूर्ति के अनुबंध में 2 ही पक्षकार होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। धारा 124 जब आप पढ़ोगे तो उसमें इंडेमनिटी के बारे में पूरी डिटेल में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इंडेमनीफायर और इंडेमनिटी होल्डर दोनों मिल जाएंगे, इसमें 2 पक्षकार होते हैं। फिर गारंटी वाले में 3 होते हैं, श्योरिटी होगा, प्रिंसिपल डेटर होगा और क्रेडिटर होगा। तो सेक्शन 126 यानी कि 124 को पढ़ोगे तो आपको गारंटी के बारे में पूरा प्रोविजन पढ़ने को मिल जाएगा। तो ये मैंने विद सेक्शन डिटेल आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है। तो 50 क्वेश्चन कर लिए, अगले 50 क्वेश्चन हम करेंगे इसी सेशन में ही करेंगे, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा बन जाएगा। लेकिन आप धैर्य रखना, बढ़िया क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है और केस लॉज भी है, तो हो सकता है आधा घंटा एक्स्ट्रा लगे, लेकिन क्लास बहुत शानदार है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आपकी पूरी कमांड बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। ए ने बी को घोड़ा बेचते समय कहा कि घोड़ा पूरी तरह से स्वस्थ है। ए जानता था कि घोड़ा अस्वस्थ है। बी ने घोड़ा खरीद लिया। ये क्या है? ए को पता है कि उसका घोड़ा स्वस्थ नहीं है, फिर भी वो बोल रहा है कि घोड़ा ठीक है, स्वस्थ है, सब वो कह रहा है, मतलब झूठ बोल रहा है। तो झूठ बोल रहा है तो वो फ्रॉड कर रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कपट इसका सही आंसर हो जाएगा। जब आपको इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, ए ने बी को घोड़ा बेचते समय एट द टाइम ऑफ सेल क्या कहा? घोड़ा पूरी तरह से स्वस्थ है। जबकि ए को ये नॉलेज है कि घोड़ा स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोल रहा है ऐसा। बी ने उस बात को मान के घोड़ा खरीद लिया, तो ए ने कपट कर लिया ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट लॉ इज, कानून द्वारा प्रवर्तनीय करार क्या कहलाता है? अनुबंध कहलाता है। ऑप्शन ए स्वीकृति नहीं कहलाता, स्वीकृत प्रस्ताव नहीं कहलाता,
स्वीकृत वचन भी नहीं कहलाता, अनुबंध कहलाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन, प्रत्येक वचन और वचनों का प्रत्येक समूह क्या कहलाता है, जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल के रूप में होते हैं। सेक्शन 2E में डेफिनेशन दे रखी है, ये कहलाता है करार, एग्रीमेंट, जिसे हम ठहराव भी कहते हैं। ठहराव की डेफिनेशन है प्रत्येक वचन तथा वचनों का प्रत्येक समूह जो एक दूसरे के लिए क्या होते हैं, प्रतिफल के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, अब आपका टाइम कम लगेगा, मैं सीधे सवालों का आंसर बताऊंगा और आपका टाइम भी बचेगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। वे वचन जो एक दूसरे के प्रतिफल या प्रतिफल के भाग के रूप में कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं। तो जब वचन एक दूसरे के भाग के रूप में कार्य करते हैं, एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं पारस्परिक रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, यानी कि ऑप्शन है पारस्परिक वचन कहते हैं। पारस्परिक वचन की आपको डेफिनेशन मिल जाएगी सेक्शन 2F में, 2 सबसेक्शन F में। क्वेश्चन नंबर 55, वह अनुबंध जो कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है किस धारा के अंतर्गत शून्य कहा गया है। जो अनुबंध प्रवर्तनीय नहीं है वो किस धारा में। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड, सेक्शन 2G। ऑप्शन ए गलत है, डी में तो प्रतिफल आ गया, ई में करार आ गया, एफ में पारस्परिक वचन आ गए, जी में शून्य करार आते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, वॉइड एग्रीमेंट यानी कि शून्य अनुबंध का अर्थ क्या होता है। ऐसा अनुबंध जो कानून द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता, प्रवर्तनीय नहीं होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, सही कथन कौन सा है। प्रस्ताव प्लस स्वीकृति बराबर वचन, ये भी सही है, प्रस्ताव प्लस स्वीकृति वचन बनता है। वचन प्लस प्रतिफल करार बनता है, ये भी सही है। करार प्लस प्रवर्तनीयता अनुबंध बनती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन भी AAB के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछे जाते हैं। प्रस्ताव स्वीकृति मिलकर वचन बनेगा, जब वचन में कुछ प्रतिफल आ जाएगा तो वो करार बन जाएगा, और करार को जब अब कानून द्वारा लागू कराया जा सकता होगा तो फिर वो अनुबंध बन जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, वे समझौते जिनका अर्थ निश्चित नहीं है या जिन्हें निश्चित नहीं किया जा सकता भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 29 के अनुसार क्या कहलाते हैं। जो निश्चित ही नहीं है वो क्या कहलाएंगे, वो अनुबंध जो है वो शून्य कहलाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, धारा 26 के अंतर्गत विवाह पर रोक लगाने वाले करार क्या होते हैं, वो भी शून्य होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मानक रूप से अनुबंध के लिए सही कथन क्या है। यह एक वैध अनुबंध होता है जब अनुबंध में एक पक्ष के पास केवल इसे स्वीकार करने और हस्ताक्षर करने का विकल्प होता है, ये तो गलत है। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे लेकिन ये आपको समझना होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जब एक अनुबंध में अगर अनुबंध के सारे तत्व होते हैं, ठीक है। मानक अनुबंध का मतलब होता है इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि बीमा पॉलिसी, रेलवे टिकट, तो ऐसे जो अनुबंध होते हैं वो वैध होते हैं। मैं आपको मानक अनुबंध के बारे में भी बता रहा हूँ। मानक अनुबंध का मतलब होता है बीमा पॉलिसी होना, रेलवे टिकट होना, तो ऐसे वैध अनुबंध होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकी प्रकृति के बारे में कि उपभोक्ता के पास शर्तों पर बातचीत करने की कोई शक्ति नहीं होती है, उसे केवल स्वीकार या अस्वीकार ही करना होता है। या तो आप एक्सेप्ट कर लो या उसको अस्वीकार कर लो, ठीक है। तो ये होते हैं मानक अनुबंध। मैंने आपको इसका मतलब भी बताया। बहुत अच्छा सवाल है, ये जुडिशरी का सवाल है, यहाँ ऐसे ही डाल दिया, लेकिन नहीं आपको अगर पूछ लिया जाए क्योंकि अब स्टैंडर्ड जो है वो बढ़ा दिया है, ठीक है, AIB का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, संयोगिक अनुबंध कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो अभी वापस आ गया। वह शून्य हो जाता है जब घटना असंभव हो जाए, तो ऑप्शन सी इसका। ये अनिश्चित घटना के घटने या न घटने पर निर्भर करता है, तो ऐसा अनुबंध कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, धारा 11 के अंतर्गत दो व्यक्तियों में अनुबंध करने की क्षमता कब होती है। जब वो मेजर होते हैं, हम वयस्क होते हैं, जब दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं,
यदि किसी को अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो राजनियम के द्वारा, कानून के द्वारा, तो दोनों ही अनुबंध कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, धारा 56 के अंतर्गत स्वयं में असंभव कार्य करने के लिए किया गया समझौता। असंभव कार्य करने का समझौता और एग्रीमेंट हमेशा ही शून्य होता है, एब वॉइड एब इनिशियो होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम्पल बता दो सर, आसमान से तारे तोड़ कर ला लो तो हो जाएगा, ऐसा अनुबंध हो ही नहीं सकता। जब ऐसा काम ही नहीं हो सकता तो ऐसा अनुबंध भी नहीं होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, धारा 68 के अंतर्गत विकृत चित्त व्यक्ति ल्यूनेटिक पर्सन को जीवनोपयोगी यानी कि उसकी बेसिक आवश्यकताएं उपलब्ध कराने का दावा क्या आप करा सकते हो? उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है? नहीं होता, माइनर के साथ नहीं होगा। अगर माइनर के लिए आप ऐसी उसके जीवन के लिए जो बेसिक नीड है उसको पूरा कर रहे हो, उसको पूरा करने के लिए उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसकी फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, वो जो आप क्लेम करोगे ना दावा, वो उसकी संपत्ति के अगेंस्ट कर सकते हो, उसके खिलाफ नहीं कर सकते, उसके अगेंस्ट नहीं होगा। तो विकृत व्यक्ति की संपत्ति के खिलाफ परिवर्तनीय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, इसकी आपको देखने को मिल जाएगा। ये सेक्शन जब आप पढ़ोगे सेक्शन 68 में आपको पूरा मिल जाएगा। ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि अर्ध अनुबंध होता है, और बेसिक नीड नेसेसिटीज़ को अगर आप पूरा कर रहे हो, ठीक है, तो फिर आप उसके प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है वो क्लेम कर सकते हो, व्यक्तिगत उससे क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, टेलीफोन पर स्वीकृति कैसे होनी चाहिए? टेलीफोन पर अगर स्वीकृति दे रहे हो, एक्सेप्टेंस दे रहे हो, तो फिर प्रस्तावक को स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए, प्रस्तावक द्वारा सुना जाए, प्रस्तावक द्वारा समझा जाए। जब वो सुन लेगा ना प्रस्तावक, तो मान लेंगे स्वीकृति हो गई है। ठीक है, प्रस्तावक द्वारा सुना जाए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसे तात्कालिक स्वीकृति भी कहते हैं, आज के समय में ऐसा बहुत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, ए और बी और सी, सॉरी इसको वापस से पढ़ते, ए और बी सी से, ये ए और बी दोनों मिलकर सी से एक घोड़ा खरीदने का अनुबंध करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर सी से घोड़ा खरीदने का अनुबंध करते हैं। अनुबंध करते समय दोनों पक्षों को यह नहीं पता था कि अनुबंध से ठीक पहले घोड़े की मृत्यु हो चुकी थी। यह अनुबंध क्या है? यह अनुबंध जो है वो इसका आंसर हो जाएगा शून्य होगा, वॉइड होगा, क्योंकि दोनों पक्षकारी भूल पे थे, बाइलेटरल मिस्टेक पर हैं। तो जब बाइलेटरल मिस्टेक होती है, मैटर ऑफ फैक्ट एजेंशियल ऑफ द एग्रीमेंट, तो ये शून्य होगा, वॉइड होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 73 के तहत हर्जाने यानी डैमेजेस जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कंपनसेटरी यानी कि हर्जाना जो होता है मुआवजे के तौर पर दिया जाता है। तो इसका धारा 73 का उद्देश्य पीड़ित पक्ष को उस स्थिति में वापस लाना होता है जिसमें वह अनुबंध पूरा होने पर होता, या अनुबंध पूरा होता तो उस स्थिति में आ जाता, वहाँ लाना होता है मुआवजा देने के लिए, न कि दोषी पक्ष को दंड देने के लिए। तो जो सेक्शन 73 है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो अग्रीव्ड पार्टी है उसको उस स्थिति में लाना है, अगर अनुबंध पूरा होता तो उसको क्या बेनिफिट होता। ठीक है, तो उसको कंपनसेट करना होता है। तो मुआवजा हर्जाना कंपनसेटरी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, गारंटी अनुबंध की परिभाषा कहाँ दे रखी है? गारंटी अनुबंध की परिभाषा दे रखी है सेक्शन 126 में, 126 में दे रखी है। तो ऑप्शन डी इसका सही, ये बेरेक्ट वाले सवाल है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, गारंटर वह व्यक्ति होता है, गारंटर प्रतिभू वह व्यक्ति होता है जिसके डिफॉल्ट के संबंध में गारंटी दी जाती है। नहीं, ऐसा व्यक्ति जो गारंटी देता है, मूल ऋणी यानी कि जो मूल ऋणी होता है, जो जिसने ऋण लिया है उसके बिहाफ पर जो गारंटी देता है उसे हम गारंटर कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, तो 70 का आंसर होगा गारंटी क्या है? गारंटी लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 126 में ये डेफिनेशन में ही दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, 100 क्वेश्चन से हो जाएंगे। बढ़िया, आज की क्लास बहुत शानदार क्लास है। इस क्लास में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे क्वेश्चंस अच्छे से लाए हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन से केस लॉज भी लेके आया हूँ, इंपॉर्टेंट है। और इसको पढ़ने के बाद
आप AIB के लिए बस काफ़ी है, सफिशिएंट है। गारंटर का दायित्व क्या है? गारंटर का दायित्व डिफ़ॉल्ट पर आधारित होता है और उसका सेकेंडरी जो होता है वो उसका ऑब्लिगेशन होता है मेन। प्राइमरी तो होता है उसका मूल ऋणी का, अगर वो देने से डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो फिर गारंटर को देना होता है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, गारंटी अनुबंध के तहत क्या होता है? यदि मूल ऋणी जिम्मेदार नहीं है तो गारंटर भी जिम्मेदार नहीं होगा। यदि मूल ऋणी जिम्मेदार नहीं है तो गारंटर जिम्मेदार है। यदि मूल ऋणी जिम्मेदार है तो गारंटर जिम्मेदार है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। यदि मूल ऋणी जिम्मेदार है तो गारंटर जिम्मेदार होगा, ये सेक्शन 128 में दे रखा है। उसके हम बात करें सेक्शन की, तो सेक्शन में दे रखा है कि गारंटर का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व से सविस्तृत होता है, यानी कि को एक्सटेंसिव होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है सर इसका? यदि मूल ऋणी कानूनी रूप से उत्तरदायी है तो गारंटर भी उसी सीमा तक उत्तरदायी होगा। ठीक है, क्लियर? तो यदि मूल ऋणी जिम्मेदार है तो गारंटर भी जिम्मेदार होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, आंसर भी टिक किया हुआ ही है। ठीक है, तो सीधा ही बता देता हूँ। धारा 146 के अंतर्गत स गारंटर कितनी देनदारी का योगदान है? समान रूप से। अगर को श्योरिटीज हैं तो आपस में इक्वली देंगे। ठीक है, को इक्वली ही उसका समान ही जो होगा दायित्व होगा। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर होगा। ये कहाँ दे रखा है? ये सेक्शन 146 में दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो सेक्शंस हैं जो आपको बेरेक्ट से मिल जाएगी, वहाँ इसका प्रोविजन भी आपको देखने को मिल जाएगा। यदि कोई विपरीत अनुबंध नहीं है, ठीक है, तो स गारंटर जो होगा को डिफ़ॉल्ट की राशि जो है वो समान रूप से कंट्रीब्यूट करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, बेलमेंट निक्षेप का अर्थ क्या होता है? उपनिदान भी कहते हैं, क्या अर्थ होता है? मैंने अभी आपको बता दिया, एग्जाम्पल मैंने अभी बताया था कि अगर कोई व्यक्ति एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से उसकी बाइक या कार कुछ अस्थायी पर्पज के लिए एक दिन के लिए मांग के लेके जाता है, या आप डेली बेसिस पे ये कह देते हो कि आप मान लो आप अपने दोस्त को कहते हो कि मुझे आपकी बुक चाहिए 2 दिन पढ़ने के लिए, ये निक्षेप का हो गया अनुबंध। आप अपने दोस्त से कहते हो कि मुझे 2 घंटे के लिए आपकी बाइक चाहिए, ये निक्षेप का अनुबंध हो गया। तो ये एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए कोई वस्तु मतलब वस्तु को सौंपा जाता है, जिसे विशेष रूप से वापस किया जाना होता है निक्षेपकर्ता के आदेशानुसार। तो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। बेलमेंट यही होता है, कोई वस्तु एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को किसी उद्देश्य के लिए सौंपी जाती है। ठीक है, 148 में इसकी पूरी डेफिनेशन और पूरा प्रोविजन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, बेली निक्षेप ग्रहीता क्या होता है? निक्षेप ग्रहीता वह व्यक्ति होता है, ऐसा व्यक्ति जिसे सीमित उद्देश्य और सीमित समय के लिए वस्तु सौंपी गई हो। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, यदि बेली यानी कि निक्षेप ग्रहीता उपनिदान यानी कि बेलमेंट की शर्तों के विपरीत कोई कार्य करता है, तब क्या होगा? तब अनुबंध शून्यकरणीय हो जाता है। किसके ऑप्शन पर? निक्षेपकर्ता के ऑप्शन पर। अब सर शून्यकरणीय समझ में नहीं आता। अब बेलर जो होता है निक्षेपकर्ता, चाहे तो उस अनुबंध को रहने दे सकता है, चलने दे सकता है और चाहे तो उसको रद्द भी करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, प्रधान यानी प्रिंसिपल वह व्यक्ति होता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसने अपने कार्य के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को रखा हो, यानी कि अपने कार्य के लिए कोई ऐसा व्यक्ति रखा हो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव हो। तो ये एजेंसी से पूछा गया है, तीसरे पक्षों के जिसके लिए कार्य किया जाता है या जिसका प्रतिनिधित्व किया जाता है, ये दे रखा है आपके सेक्शन 182 में, 182 में ये दे रखा है। प्रिंसिपल वह व्यक्ति होता है जिसके लिए ऐसा कार्य किया जाता है या जिसका इस प्रकार प्रतिनिधित्व किया जाता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बाकी प्रिंसिपल वो व्यक्ति होता है किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने या तीसरे पक्ष के साथ में लेन देन प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त व्यक्ति। ऑप्शन बी जिसके लिए कार्य किया जाता है, हाँ ये ऑप्शन ए में तो एजेंट हो जाएगा फिर। ठीक है, ऑप्शन बी जिसके लिए कार्य किया जाता है या जिसका तीसरे पक्षकार के साथ लेन देन में प्रतिनिधित्व किया जाता है वो प्रिंसिपल प्रधान कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, कानूनी रूप से नियुक्त उप एजेंट
सब एजेंट के मामले में क्या होता है, अगर कानूनी रूप से उसको अपॉइंट किया है तो तीसरे पक्षों के संबंध में उप एजेंट प्रिंसिपल को उसी तरह बाध्य करता है जैसे मूल एजेंट कर सकता है। ठीक है, तो एजेंट के कार्यों से जिस प्रकार प्रधान जो है वो लायबल होता है, उसी तरह उप एजेंट के कार्यों के लिए भी प्रिंसिपल जो है वो लायबल होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। आगे केस लॉज आ ही रहे हैं, फिर 2-3 क्वेश्चंस के बाद में केस लॉज पढ़ लेंगे अच्छे से, तो हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट आज का लेक्चर पूरा हो जाएगा। एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है प्रिंसिपल द्वारा रद्द करके, एजेंट द्वारा त्याग के नोटिस द्वारा भी किया, और समयावधि अगर समाप्त हो जाती है तब भी एजेंसी समाप्त हो जाती है। ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। अनुबंध के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है तत्व है? एलिमेंट क्या होना चाहिए? प्रस्ताव होना चाहिए, अचल संपत्ति होना जरूरी नहीं है, चल होना भी जरूरी नहीं है, डी भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। अनुबंध के उल्लंघन के मामले में हर्जाने के निर्धारण के सिद्धांत कौन सा है? तो केस कौन सा था, केस बताना। अभी ये केस लॉ स्टार्ट हो जाएंगे। तो हेडले वर्सेस बैक्सनडेल का केस था, बहुत अच्छा केस है ये। इसमें जो वास्तविक हर्जाना है उसके बारे में बात की गई थी। हेडले वर्सेस बैक्सनडेल ऐतिहासिक मामला था, लैंडमार्क जजमेंट था, और ये इंग्लिश कॉमन लॉ का मामला है, जिसमें अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर्जाने के आकलन का सिद्धांत यानी कि फोर्सिबिलिटी को स्थापित किया गया था। सेक्शन 73 में इसके बारे में प्रोविजन दे रखा है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सा अनुबंध वैध लॉफुल है? कॉन्ट्रैक्ट कौन सा लॉफुल है ये बताना है। ए और बी के बीच में जेड को मारने का अनुबंध नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। एक्स और वाई के बीच 5 बार शादी करने का अनुबंध, ये भी नहीं हो सकता। ये भी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट ही होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बनते हैं। भविष्य की वस्तुओं की बिक्री का अनुबंध, एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अपराध की आय को समान, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन ए, बी और सी, डी, ए, बी और डी ये तो वॉइड एग्रीमेंट होंगे, और सी जो होगा वो वैध अनुबंध होगा। भविष्य की वस्तुओं की बिक्री का अनुबंध एक वैध अनुबंध होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही आंसर। ऐसे क्वेश्चन एआईबी के एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। पर्याप्त प्रतिफल के बिना किया गया अनुबंध शून्य होता है, ये बात सही है। पर्याप्त प्रतिफल के बिना किया गया अनुबंध शून्य होता है। निकट संबंधियों के बीच प्राकृतिक स्नेह के आधार पर किया गया लिखित और पंजीकृत अनुबंध पर्याप्त प्रतिफल के बिना वैध है, तो दोनों ही आंसर सही है। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पर्याप्त प्रतिफल के बिना जरूरी नहीं है, एडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कंसिडरेशन कितना होना चाहिए। अगर ये मैं ये भी कहता हूँ कि मैं अपनी कार को 10,000 रुपये में आपको बेचना चाहता हूँ, जो 10 लाख की जो 10,000 में बेचना चाहता हूँ, तो भी ये अनुबंध में पर्याप्त प्रतिफल आ गया है। ठीक है, तो ये कहीं डिफाइन नहीं है एक्ट में कि प्रतिफल कितना होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए भी सही है। निकट संबंधी जो क्लोज रिलेटिव होते हैं, तो प्राकृतिक स्नेह के लिए अगर मान लो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे मैं आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि मैं आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जो प्रॉपर्टी दे रहा हूँ उससे एक जो हर महीने की इनकम मेरे भाई को जानी चाहिए, तो ये भी जो है वो उसमें कंसिडरेशन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए और 2, 1 और 2 दोनों सही है। प्रतिफल के लिए बाहरी व्यक्ति, ये आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, जो प्रोविज़न है आपको देखने को मिल जाएगा, इसको सेक्शन 25 में शायद मेरे हिसाब से 25 में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। कि वापस प्रति प्रस्ताव आ गया। प्रति प्रस्ताव का मतलब ये नहीं, इसको आप समझना स्थानापन्न प्रस्ताव, प्रति प्रस्ताव नहीं होकर के स्थानापन्न प्रस्ताव। पहले मैं आपको बता देता हूँ, प्रति प्रस्ताव यानी कि क्रॉस ऑफर वो होता है जब दो पार्टी सेम ऑफर सेम टाइम पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी कार 2 लाख में आपको बेचने का प्रस्ताव जो रखने ही वाला था और आपने भी ये कह दिया कि मैं आपकी कार 2 लाख में खरीदना चाहता हूँ, सेम टाइम पे सेम मोमेंट पे, तो ये हमारे दोनों के क्या हो जाएंगे, प्रस्ताव बने रहेंगे जब तक कि इसकी स्वीकृति नहीं मिल जाती। तो ये क्रॉस ओवर होता है। जैसे ही मैंने कहा कि मैं अपनी कार आपको 2 लाख में बेचना चाहता हूँ और आपने कहा कि नहीं मैं 1.5 लाख रुपये में खरीदूंगा, तो ये क्या हो गया, ये फिर हो गया काउंटर क्लेम। मूल प्रस्ताव की स्वीकृति नहीं होती है, आमंत्रण के लिए, प्रस्ताव के लिए आमंत्रण भी नहीं होता है, और बाद में किए गए प्रस्ताव की स्वीकृति, मूल प्रस्ताव का अस्वीकार, तो
इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, मूल प्रस्ताव का अस्वीकार, रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय अनुबंध अधिनियम जब दोनों पक्ष किसी तथ्य के बारे में गलती पे होते हैं तो शून्य होता है, ठीक है, तो फिर एग्रीमेंट शून्य होगा, करार ठहराव जो भी है शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में ए ने पढ़ते हैं, ए ने बी की गाड़ी किराए पर ली, ठीक है, गाड़ी असुरक्षित थी, हालांकि बी को इसका पता नहीं था और ये घायल हो गया, तो फिर बी उत्तरदायी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको बेलमेंट के मामले में देखने को मिल जाएगा। 150 जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि अगर माल किराए पर दिया जाता है तो बेलर जो होता है वो उनको गुप्त दोष जो होते हैं होने वाले नुकसान के लिए जिम्मेदार होता है, जिनके बारे में उसे पता नहीं था। तो गुप्त दोष तो नहीं था, लेकिन गाड़ी एट द टाइम वो सही नहीं थी, तो इसके लिए मेरे हिसाब से ऑप्शन बी जो है वो, इसको ठीक से पढ़ते हैं, 86 का आंसर हो जाएगा। ये देखो बी, ये सेक्शन अगर 150 को हम पढ़े तो वहाँ पर तो ये दे रखा है 50 के अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से कि इसमें थोड़ा अप्रोप्रिएट आंसर मेरे को बी लग रहा है। ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो लेवल होगा। तो अगर बेलर जो है तो उसको अगर जानकारी में नहीं है फिर भी उसको लाइबल तो होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बेलर है एज पर सेक्शन 150 पर जाए, तो आंसर यही सही होगा, बी ए के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, भारतीय अनुबंध अधिनियम वह अनुबंध जिसके तहत एक पक्ष दूसरे पक्ष को उस हानि से बचाने का वचन देता है जो उसे स्वयं या किसी अन्य के कृत्य से हुई हो। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी कि क्षतिपूर्ति का अनुबंध, जिसे 124 में धारा 124 में परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88, किस ऐतिहासिक मामले में यह निर्धारित किया गया था कि एक अवयस्क के साथ किया गया करार प्रारंभ से शून्य होता है? मौर्य बीबी बनाम धर्मदास घोष। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, प्रस्ताव की स्वीकृति का संचार तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि प्रस्तावक के ज्ञान में नहीं आ जाता। ये सिद्धांत किस मामले में स्थापित किया गया था? हमने पहले ही पढ़ लिया था। ऑप्शन ए गलत है, फेल्टहाउस बनाम बिडले गलत है, लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त मैंने इस वीडियो क्लास की स्टार्टिंग में ही बता दिया था इस केस को, तो आप जब भी क्लास पढ़ो तो स्टार्टिंग में देख लेना, आपको वापस आंसर पूरी डिटेल में मैंने बताया है। तो ऑप्शन बी लालमन शुक्ला बनाम गौरीदत्त इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, सामान्य प्रस्ताव यानी कि जनरल ऑफर की अवधारणा जो किसी विशिष्ट व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे विश्व को दिया जाता है, किस प्रसिद्ध मामले में उत्पन्न हुई थी? कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, कार्लिल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कार्लिल जो थी वो एक महिला थी और कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी दवाई बनाती थी। इन्फ्लुएंजा जुकाम नामक जो बीमारी थी उनके लिए दवाई बनाई थी, सिरप बनाई थी और कहा था कि इस सिरप को इस मैनर में लिया जाएगा, पर्टिकुलर मैनर में, तो उसको कभी भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, सर्दी जुकाम नहीं होगा, और अगर होता है तो कंपनी उसे इतने अमाउंट पे करेगी। ठीक है, तो कार्लिल ने उसी पर्टिकुलर मैनर में उस जो मेडिसिन थी उसका प्रयोग किया और फिर एडवर्टीजमेंट दी थी कंपनी, तो उसका एडवर्टीजमेंट के अकॉर्डिंग उसने वो पर्टिकुलर मैनर में यूज़ किया उस दवाई को, लेकिन उसके बाद भी उसको इन्फ्लुएंजा जुकाम जो है वो हो जाता है कार्लिल को। फिर वो कोर्ट जाती है, कोर्ट से क्लेम करती है अमाउंट को, जो क्लेम होती है, जो राशि होती है उसको क्लेम करती है कार्लिल, और कोर्ट उसे क्लेम करता है, वो कहता है कि ये जो क्लेम की गई राशि है वो कार्लिल को दी जानी चाहिए, क्योंकि कार्लिल ने पर्टिकुलर मैनर में एडवर्टीजमेंट पढ़ के फिर जो है वो दवाई ली थी और उसके बाद भी अगर उसको जुकाम हुआ है, इन्फ्लुएंजा हुआ है, तो फिर कंपनी जो वो लायबल है उसको अमाउंट पे करने के लिए। ठीक है, जो प्रस्ताव जो होता है, और ये अगर डिफेंस में ये बोला गया था, कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के द्वारा ये बोला गया था कि हमने तो ये एक एडवर्टीजमेंट पपिंग एडवर्टीजमेंट थी, यानी कि पीपल गैदरिंग के लिए हमने एडवर्टीजमेंट की थी, हमारा मकसद कोई ऐसा नहीं था। लेकिन कोर्ट ने कहा था कि ये सामान्य प्रस्ताव है जिसकी स्वीकृति विश्व का कोई भी व्यक्ति दे सकता है, तो ऑप्शन है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, संविदा के लिए प्रतिफल आवश्यक है?
डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन के सिद्धांत को चुनौती देते हुए किस भारतीय मामले में ये माना गया कि प्रतिफल वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से हो सकता है? चिन्नैया बनाम रमैया का केस, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, किस मामले में नैराश्यता के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन या संविदा की असंभवता इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस को भारतीय कानून के तहत मान्यता दी गई? सत्यव्रत घोष बनाम मगनीराम के केस में दी गई थी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 92 का आंसर हो जाएगा सत्यव्रत घोष। और ये दे रखा है सेक्शन 56 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, संविदा का सरोकार प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत, जिसका अर्थ है कि केवल संविदा के पक्षकार ही एक दूसरे पर मुकदमा कर सकते हैं, को किस अंग्रेजी कानून ने स्थापित किया? ट्विडल बनाम एटकिंसन के मामले ने, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कपट के लिए यह आवश्यक है कि असत्य कथन जानबूझकर या सच्चाई की परवाह किए बिना दिया गया हो, केवल निर्दोष गलत बयानी कपट नहीं है। यह सिद्धांत किस प्रसिद्ध मामले में स्थापित किया गया था? ये किया गया था, इसका जो सही आंसर है वो है डेयरी बनाम पिक का मामला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, किस मामले में यह माना गया कि यदि संविदा का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है तो संविदा नैराश्य के सिद्धांत के तहत शून्य हो जाएगी, भले ही उसे पूरा करना भौतिक रूप से संभव हो? तो ये केस था क्रेल बनाम हेनरी का, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, किस मामले में यह निर्धारित किया गया कि एक अवयस्क को प्रदान की गई आवश्यकताओं के लिए ये साबित करना होगा कि वे न केवल उसकी जीवन स्थिति के लिए उपयुक्त थी बल्कि उसे वास्तव में उनकी आवश्यकता भी थी, यानी उसके पास पहले से ही पर्याप्त आपूर्ति नहीं थी? तो ये केस था नास बनाम इनमैन का, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, टेलीफोन या टेलेक्स पर की गई संविदा के मामले में स्वीकृति का संचार कब पूरा हुआ माना जाता है? भगवान दास, गोवर्धन दास, केडिया बनाम गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास मामले के अनुसार क्या है इसका आंसर? जब स्वीकृति का शब्द बोला जाता है, जब स्वीकृति प्रस्ताव द्वारा सुनी जाती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 97 का आंसर हो जाएगा, जब स्वीकृति प्रस्ताव द्वारा सुनी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि बाजी का करार शून्य होता है लेकिन अवैध नहीं होता है, इसलिए एक बाजी के करार के लिए किया गया संपार्श्विक करार वैध होता है? अब संपार्श्विक करार क्या होता है? मान लो कि कोई व्यक्ति सट्टे लगाने के लिए पैसे की ज़रूरत के लिए आपके पास आता है और पैसा मांगता है, आप उसे पैसा दे देते हो और वो सट्टे में लगा लेता है, तो उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, लेकिन आपके और उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पैसे देने का वो वो वैलिड रहेगा, ठीक है, वो वैध रहेगा। ये होता है संपार्श्विक करार, कोलेट्रियल एग्रीमेंट। तो ये जो केस था वो था घेरूलाल पारेख बनाम महादेव दास मैया, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, किस प्रसिद्ध अंग्रेजी मामले में व्यापार के अवरोधक करार के सिद्धांत को स्थापित किया गया, जिसमें यह माना गया कि सद्भावना की बिक्री के मामले में यदि प्रतिबंध उचित रीजनेबल है तो वैध माना जा सकता है? तो ये केस था नॉर्डनफेल्ट बनाम मैक्सिम नॉर्डनफेल्ट कंपनी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास में अच्छे से हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा किया है, आज लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं और ये आज की क्लास कंप्लीट हो जाएगी। खाद्य निगम बनाम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मामला संविधान अधिनियम की किस धारा से मुख्य रूप से संबंधित है? तो धारा 28 से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विधिक कार्यवाहियों का अवरोधक करार। ठीक है, तो ये हमने सारे 100 क्वेश्चंस पूरे कर लिए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कॉन्सेप्ट के साथ में क्लियर कराए हैं। अब आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कहीं जाकर के आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के बार बार टाइम वेस्ट करते हैं बच्चों का, और इससे पढ़ाई भी इफेक्ट होती है, आपके आईक्यू लेवल में भी गिरावट आती है। तो अपने को ऐसा नहीं करने का है, अपने को सिर्फ पढ़ने का है और एआईबी पे फोकस करने का है। ठीक है, एआईबी इससे आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आता है तो इस सवालों के बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा, ये मैं आपको दावा करके बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट समझ लो,
फिर आप बेरेक लेके जाओ, सवाल एक भी गलत नहीं होगा। हार्ड एंड फास्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमने को 100 में से 100 नंबर नहीं लाने का है, ठीक है, 100 में से 100 नंबर नहीं लाना है, हमको सिर्फ क्वालिफाई करना है। 60-70 सवाल सही हो जाएंगे बस, इनफ, इतना सही है। 100 के पीछे भागना नहीं है, 60-70 सही करके आना है। हालांकि करने तो अटेम्प्ट पूरे सवाल है, 100 के 100 अटेम्प्ट करके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे 100 के 100 सवाल रैंक हमारी फर्स्ट आ जाए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट की क्लास ले ली है। अगली क्लास हमारी होगी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पे, ठीक है, वो पढ़ेंगे बिजनेस लॉ में, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, तो वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। हमारा लॉपेक चैनल भी है टेलीग्राम पर, वो आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, बेरेक्ट मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी, सारे अपडेट मिल जाएंगे, तो आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगी, सारे निःशुल्क मिलेंगे, कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। इंस्टाग्राम चैनल भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। धन्यवाद।